हम्म, देखो, डायरी एंट्री आप लोगों ने लिखी भी, कोशिश की, काफ़ी अच्छी थी। ठीक है। और अभी हम देखेंगे आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स का भी लगभग सिमिलर सा ही है। वही ग्रामर यूज़ करनी है। ठीक है, सेंटेंसेस बनाने हैं, टेंसेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। वो देखो, पहले ये समझो कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है, क्यों लिखते हैं इसे। देखो, व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग? An article is a piece of writing that is published in a newspaper or magazine for guiding many people on a particular topic. यानी कि अगर हम लोगों को किसी टॉपिक पर गाइड करना चाहते हैं या उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, तो हम मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में उसको आर्टिकल के थ्रू लिख देते हैं या छपवा देते हैं। ठीक है। मान लो, जैसे हाँ, मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें जिन भी टॉपिक्स पर, मतलब जो भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी को आर्टिकल्स कहा जाता है। एडिटोरियल भी बोलते हैं। तो उन आर्टिकल को पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता चलता है, तो वो आर्टिकल है। ठीक है। दूसरा ये समझो कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी मेन कारण क्या है, हम ऐसा लिखते क्यों हैं। The main objective to write an article is to make some changes to the world by presenting facts or views. यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आर्टिकल लिखने का, कि हम अपने व्यूज़ को, यानी अपने थॉट्स को सबके सामने प्रेजेंट करें। ठीक है। कौन क्या सोचता है और किसके व्यूज़ अच्छे हैं। ठीक है, हो सकता है उससे किसी और को सीखने को मिले। तो अपने व्यूज़ जो हैं, अपनी सोच, अपने थॉट्स हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए इस माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, आर्टिकल्स के थ्रू ये किया जा सकता है। अब आप क्या सोचते हो, ये हम सबको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उसको प्रेजेंट नहीं करोगे सबके सामने। ठीक है। There are so many objectives of article writing on various topics like society, persons, locations, rising issues and technical developments. यानी कि कई तरह के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, है ना, हर तरह के टॉपिक होते हैं। जैसे सोसाइटी से रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घर में जो, मतलब विमेन पर अत्याचार होता है उससे रिलेटेड, या डॉरी सिस्टम होता है, यानी कि दहेज प्रथा। ठीक है। या फिर मतलब फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ना, हम क्या कह सकते हैं, हाँ, पुअर पॉवर्टी, बिल्कुल गरीबी जो है, मतलब ये सारे सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड भी आर्टिकल लिखने के लिए आ सकता है, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में लिखो, कोई फेमस सेलिब्रिटी है उसके बारे में, या हम कहें कि उनके जीवन से रिलेटेड लिखने के लिए भी आ सकता है। लाइक सचिन तेंदुलकर या एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, जो बहुत अच्छे, बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ रहे हैं, जिन्होंने देश में बहुत नाम किया है और जिनसे हमें सीखने को भी मिलता है, तो ऐसे पर्सन्स के बारे में भी लिखने के लिए आ सकता है। ये मैं आपको वो टॉपिक्स बता रही हूँ जहाँ से आर्टिकल आता है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है। लोकेशंस, लोकेशंस मतलब किसी प्लेस के बारे में भी लिखने के लिए आ जाएगा। लाइक ताजमहल के बारे में लिखने के लिए आ गया। तो आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आएगा ना उसको डिस्क्राइब करके लिखना है, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करो और फिर उसको अपने लैंग्वेज में लिखना होगा। राइजिंग इश्यूज, यानी जो जो प्रॉब्लम्स टाइम पर आने लगती हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम आने लगती हैं। जैसे अभी ये सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है, कोविड-19, है ना, ये हो गया, या आपका करप्शन हो गया, यानी भ्रष्टाचार,
पॉलिटिक्स हो गए, है ना? इन सब से रिलेटेड, यानी जो इश्यूज ऐसा नहीं है पहले से आ रहे हैं, जो सडनली राइज होते हैं, ठीक है? और ये करंट से रिलेटेड होते हैं। आर्टिकल जो होता है ना, ज़्यादातर करंट पर आ जाता है। करंट का मतलब है कि जो हाल ही में जो चीज़ फेमस है, लाइक स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड आ जाए, या कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उससे रिलेटेड आ जाए, ठीक है? तो जैसे प्लांटिंग ट्रीज, हालांकि ये टॉपिक स्टैटिक है, बट इनके बारे में आता रहता है, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, प्लांट ट्रीज, सेव वाटर, इन सब के बारे में, है ना? तो इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं करवा दूंगी। टेक्निकल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी आता है। टेक्निकल मतलब कंट्री ने हमारे कंट्री ने साइंस के फील्ड में क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या नई नई डिस्कवरीज की हैं, या कोई नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है, उससे रिलेटेड भी लिखने के लिए आ जाता है। लाइक हमारे कोई मिसाइल लॉन्च हुई है, या कोई सैटेलाइट हमने स्पेस में भेजी है ना? या चंद्रयान, मंगलयान, इनसे रिलेटेड, या कोई नई खोज हुई है साइंस के फील्ड में, उनसे रिलेटेड भी आ जाता है लिखने के लिए। आगे देखो। So, following the correct format of writing an article may express your views and facts to the world. तो आप लोगों को ये आर्टिकल एक्सप्रेस करने के लिए कुछ फॉर्मेट का ध्यान रखना है, ठीक है? वो देखो फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी राइटिंग को लिखने के लिए, चाहे वो डायरी हो, स्पीच हो, या आपका नोटिस हो, आर्टिकल हो, कुछ भी हो। फॉर्मेट ही है जो उन सबको डिफरेंशिएट करता है। फॉर्मेट से ही आप पहचान पाओगे कि क्या लिखा है, ठीक है? फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट हम कह सकते हैं पैटर्न, लिखने का तरीका, ठीक है? टू राइट अ परफेक्ट आर्टिकल, एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए वन शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द टॉपिक। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना, जिस भी टॉपिक पर हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसकी हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? और इसके लिए आपको क्या करना होगा? देखो, अभी तक मैं बोलती थी कि आपको मैंने एक टॉपिक दे दिया और कहा कि इसके बारे में लिखो, ठीक है? अब आपको जब उस टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि अभी आप छोटे हो, आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि आपने कहीं सुना हो या देखा हो, तो जब तक टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप एक अच्छा आर्टिकल नहीं लिख पाओगे। हो सकता है 5-10 लाइन का लिख पाओ, है ना? तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी मैं टॉपिक दूंगी उससे रिलेटेड आर्टिकल आपको गूगल करना है, सर्च करना है, ठीक है? और सर्च करने के बाद उसको रीड करना है, समझना है, ठीक है? 2-3 बार रीड करो, और उसके बाद क्या होगा, कुछ पॉइंट्स उससे रिलेटेड आपके माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है? रीडिंग करने से, बार बार पढ़ने से भी चीज़ें हमें याद होने लगती हैं, तो वो आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जो चीज़ें दिमाग में आई हैं, जो फैक्ट आपके दिमाग में रहे हैं, उनको आप अपने वर्ड्स में लिखोगे। इससे दो फायदे होंगे, पहला, आपको नॉलेज मिल गई है लिखने के लिए, और दूसरा ये भी नहीं होगा कि आपने कॉपी करके लिखा है, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी आप लिख पाओगे। और अगर फ्यूचर में वो आपके एग्जाम में आ गया तो और अच्छी बात है, ठीक है? तो ये आपको करना होगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर किसी ने कॉपी पेस्ट किया तो मैं कैंसिल करके दोबारा लिखवा दूंगी, ठीक है? और मुझे पता चल जाता है कि किसने खुद लिखा है और किसने कॉपी किया है, ठीक है? आगे देखो, सेकंड पॉइंट है, तो पहला आपको समझ आया, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, टॉपिक को डीपली आपको नॉलेज लेनी है, फैक्ट उसके बारे में जो भी पॉइंट्स हैं वो पढ़ने हैं, कहीं से भी, किसी भी बुक से पढ़ सकते हो अगर बुक है आपके पास, या आप लोग गूगल कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है?
Well, you need to do some planning before start writing an article. आर्टिकल लिखने से पहले कुछ प्लानिंग्स करनी होती है। प्लानिंग्स का मतलब है कि आपको जो टॉपिक है उस पर 2 मिनट फोकस करो। फोकस करके उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो अपने माइंड में कलेक्ट करो, इकट्ठे करो, और फिर उनको अरेंज करो कि क्या पॉइंट पहले लिखना चाहिए, है ना, और क्या पॉइंट बाद में लिखना चाहिए। तो ये कुछ प्लानिंग होती है जो एग्जाम से 5-10 मिनट पहले करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये समझो, देखो, द आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट इज गिवन बिलो। अब एक्चुअल फॉर्मेट क्या होता है वो देखो। द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। क्या क्या पार्ट्स होते हैं आर्टिकल के? सबसे पहले एक हेडिंग होती है, यानी टाइटल होगा। जो भी टॉपिक का नाम है उसी को हेडिंग कहते हैं। ठीक है, लाइक मैंने कहा कोविड-19 द पैंडेमिक, है ना, इस तरह से मैंने टाइटल बना दिया। या ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, या फिर आ जाए आपका सेव ट्रीज, सेव वाटर, या किसी पर्सन का नाम आ जाए कि मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इस तरह से जो हेडिंग्स होती हैं, टॉपिक्स होते हैं ना, उन्हीं को, ये इनका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग होती है, उसके बाद बाय लाइन होता है। अब ये बाय लाइन आप लोग शायद नहीं समझ पाए हो। बाय लाइन का मतलब होता है कि आर्टिकल को शुरू करने से पहले हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, खुद का एक लाइन में इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर आपको आर्टिकल में नाम दिया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल में अगर नाम दिया हुआ है, जैसे डायरी एंट्री में नाम दिया हुआ था, है ना, और उस नाम को आपने सबसे लास्ट में लिखा था, इसी तरह कभी कभी आर्टिकल में नाम दे देते हैं, तो उस नाम को लिखते हुए स्टार्ट करना है कि गुड मॉर्निंग, आई एम, जो भी नाम है, मान लो अक्षय लिखा हुआ है, आई एम अक्षय ऑफ क्लास 9th एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, जो भी टॉपिक का नाम है उसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी बॉडी। मेन बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बॉडी का मतलब है उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करना, और द मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल यही होती है, और 3-4 पैराग्राफ्स में इसको लिखना होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो बॉडी ही होती है। ठीक है, 3-4 पैराग्राफ्स में लिखना है। अब आपको पता है, इस 3-4 पैराग्राफ में भी ऐसा नहीं है किसी में भी कुछ भी लिख दो। एक में इंट्रोडक्शन होता है, एक में उसका अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, और उसके बाद प्रिकॉशंस या ट्रीटमेंट वगैरह है वो लिखते हैं हम। कंक्लूजन भी लिखते हैं, लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, समझ आया? सबसे पहले एक टाइटल होगा, उसके बाद बाय लाइन होगा, यानी अगर नाम दिया हुआ है तो उसको इंट्रोड्यूस करते हुए, इंट्रोडक्शन बताते हुए लिखना है, और उसके बाद स्टार्ट कर देना है। ठीक है, बॉडी आर्टिकल की वही होती है। सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, देखो अभी बताती हूँ, पहले इन सबको देख लो। हेडिंग का मतलब क्या है? वैसे ये चीज़ें आप लोग जानते हो, लेकिन एग्जैक्टली जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग आर्टिकल लिखने जा रहे हो, और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। एग्जाम में ये 5-6 नंबर का आता है, कभी कभी 10 नंबर का भी आ जाता है, तो इसमें परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए देखो, हेडिंग सबसे पहले, इट शुड बी कैची एंड ऑल्सो नीड टू रिलेट टू द रीडर सर्च। देखो, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो ना, अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कुछ एग्जाम में कुछ पॉइंट्स दे देगा और कहेगा इसका प्रॉपर एक टाइटल भी बताओ कि इसका क्या टाइटल होना चाहिए। तो टाइटल भी कभी कभी आपको खुद बनाना पड़ता है, देता नहीं है वो। ठीक है,
तो टाइटल कैसा होना चाहिए, हेडिंग कैसी होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, यानी कि टाइटल को पढ़ते ही ना जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, वो समझ जाए कि इसके अंदर क्या लिखा होगा। ठीक है। और ऑल्सो रिलेट टू द रीडर सर्च, और जिस चीज की रीडर सर्च कर रहा है वैसा ही हेडिंग होनी चाहिए। सर्च का मतलब है कि जैसा हम ढूंढते हैं वैसा ही मिल जाए, ये नहीं कि आपने बहुत कंफ्यूजिंग सा लिख दिया और एक लाइन में लिख दिया। छोटा लिखना होता है हेडिंग। ठीक है। द लेंथ ऑफ द हेडिंग शुड नॉट क्रॉस 5 to 6 वर्ड्स। 5 या 6 वर्ड से ज़्यादा लंबा आपका हेडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। 3-4 वर्ड का होना चाहिए, या मैक्सिमम 5 वर्ड। ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। ठीक है। और टाइटल लिखते टाइम टाइटल में हम कोई ग्रामर वर्ड यूज नहीं करते, इज एम आर वॉज वर ये सब नहीं आता, डायरेक्टली वर्ड लिख देते हैं। ठीक है। थिंकिंग क्रिएटिविटी एंड impress the readers with one line and increase their desire to continuously reading your article। और आर्टिकल को कुछ इस तरह लिखना है कि जो रीडर जो पढ़ रहा है उसको वो इम्प्रेस हो जाए और उसको आगे और पढ़ने का मन करे। ये नहीं कि आपने उल्टे सीधे वर्ड्स यूज कर दिए, शुरू की 2 लाइन पढ़ते ही रीडर जो है वो बोर हो गया, वो आगे पढ़ेगा ही नहीं। टीचर ने अगर 2 लाइन देख के ही अजीब सा लगा कि भाई पता नहीं क्या रामायण सी लिख रखी है इसने, तो वो आगे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस तरह सही वर्ड्स यूज करने हैं और सही ग्रामर यूज करनी है, ताकि टीचर को लगे हाँ इस बच्चे ने सही लिखा है, और वो आगे और पढ़े उसको। ठीक है। तो 3 चीजें ध्यान रखनी है। टाइटल जो है वो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा, आपका टाइटल 5 या 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि आपको उसमें अपने आइडियाज़, अपने फैक्ट, अपनी थिंकिंग इस तरह डालनी है कि जो जो भी पढ़ रहा है वो कंटिन्यूसली पढ़ता जाए। ठीक है। बाय लाइन का मतलब मैंने बताया आपको, इट मीन्स द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द आर्टिकल। जो पर्सन आर्टिकल लिख रहा है उसका नाम लिखना है। इट इज़ जनरली गिवन इन द क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया होगा, और अगर नहीं दिया तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। इफ़ आस्क देन ओनली राइट योर पर्सनल डिटेल। अगर पूछा गया है आर्टिकल में तो ही आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, यानी कि मैं किस स्कूल में हूँ, कहाँ रहता हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल तब देनी है जब पूछी हो, वरना सिर्फ नाम बताना है और क्लास बतानी है बस। ठीक है। बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है। द बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग विच कैरीज मोर वेटेज ऑफ द मार्क। समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है इसी का होता है। या हम कहें अगर हम टाइटल को हटा दें ना तो जो बचेगा वो बॉडी ही है। मेन चीज़ बॉडी ही है आर्टिकल की। ठीक है। यूजुअली द बॉडी ऑफ द आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 3 to 4 पैराग्राफ। 3 से 4 पैराग्राफ्स होते हैं बॉडी के। ठीक है। कंक्लूजन, final paragraph of an article should be like recommendations, advice, views, appeal, where readers must feel happy with your article। देखो कंक्लूजन का मतलब क्या है कि निष्कर्ष क्या है, रिजल्ट क्या है, फाइनली कंक्लूजन यानी फाइनली क्या निकला है, निचोड़ क्या है उसका पूरे का। और इसमें आ जाते हैं आपके एडवाइसेस या सजेशंस। ठीक है। व्यूज, आपकी क्या सोच है, आप क्या चाहते हो, वो सब। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया पॉल्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल मैंने दे दिया लिखने के लिए। ठीक है। तो पॉल्यूशन आपने सबसे पहले बताओ व्हाट इज पॉल्यूशन। ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन के टाइप्स बता दिया आपने, उन टाइप्स को भी धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दिया। और लास्ट में कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि हम किस तरह पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। समझ रहे हो? हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं पॉल्यूशन, उसके तरीके क्या हो सकते हैं। पॉल्यूशन कम करने के तरीके सोचो जरा एक बार। पॉल्यूशन कम करने के तरीके हैं कि हमें पब्लिक व्हीकल्स में ट्रैवल करना चाहिए, है ना, पर्सनल व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। दूसरा, फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो सील होनी चाहिए, क्योंकि उनसे जो
धुआं निकलता है वो पॉल्यूट करता है, और हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए क्योंकि वो एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो ये सब जो आपके आइडियाज हैं, वे जो हैं तरीके, है ना, पॉल्यूशन को कम करने के, ये सारे कंक्लूजन में आ जाएंगे कि आप क्या एडवाइस करना चाहते हो, क्या आप सजेस्ट करना चाहते हो, वो सब। ठीक है, आगे देखिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी, उसको पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। अब ये जनरल सी बात समझ लो, अभी तक मैंने आपको काफी हिंट दे दिया है। अब ये देखो कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं, कि स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है। देखो, सबसे पहले चूज योर टॉपिक विच यू हैव टू राइट। ठीक है, सबसे पहले आपको टॉपिक चूज करना है जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं। डू सम रिसर्च एंड कलेक्ट द नीड इंफॉर्मेशन फॉर योर टॉपिक, जो कि मैंने बताया, सबसे पहले टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। कहाँ से करोगे? गूगल से। कलेक्ट करने का मतलब है कि उसको पढ़ो, समझो, कुछ पॉइंट्स को कैच करो। ठीक है, क्या क्या होता है उस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। जैसे मान लो मैंने दे दिया एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, तो आप लोग जाओ गूगल पे सर्च करो कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, और वो किस तरह साइंटिस्ट बने, और मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, और प्रेसिडेंट भी थे वो इंडिया के। ठीक है, और उन्होंने अपना क्या योगदान दिया इंडिया को। ठीक है, और कब उनकी डेथ हुई। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। उसके बाद ऑर्गेनाइज ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू योर टॉपिक, अरेंज देम इन अ लॉजिकल वे। अब कलेक्ट करने के बाद आपको लॉजिकल वे में अरेंज करना है कि कौन सी चीज पहले लिखनी चाहिए, कौन सी बाद में। अब ऐसा थोड़ी है कि आप शुरू होते ही लिख दोगे कि एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ यहाँ पर हुई और बर्थ को बाद में लिखोगे, ऐसा थोड़ी है। एक लॉजिकल एक तरीका होता है, वे होता है लिखने का। सबसे पहले बर्थ होता है, उसके बाद उन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली, एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने कंट्री में अपना योगदान कैसे दिया, वो क्या क्या किया उन्होंने सबके लिए। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में डेथ के बारे में लिखते हैं कि डेथ कब हुई, कैसे हुई, किस ईयर में हुई। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल वे होता है। इसी तरह आप अगर किसी सोशल प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हो तो सबसे पहले उसको डिफाइन करो कि वो होती क्या है, फिर उसके कॉजेज लिखो कि वो होती किस वजह से है, क्या कारण है उसके। ठीक है, उसके बाद उसे रोकने के तरीके क्या है। ठीक है, या हम कहें, अगर हम मान लो कोविड-19 के बारे में लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखो कि कोविड-19 है क्या, एक्चुअल में है क्या, किस वायरस से फैलता है। ठीक है, कब शुरू हुआ, और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी कि कैसे पता चलता है कि ये बीमारी है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, और किन किन लोगों में, किस तरह के, किस एज ग्रुप में ये फैल रहा है। फिर सबसे लास्ट में लिखो इसके ट्रीटमेंट, यानी कि कैसे इसको रोका जा सकता है, जो भी तरीके हैं रोकने के, कम करने के, वो सब। तो हर टॉपिक को लिखने का आपको एक लॉजिकल वे पता होना चाहिए। ठीक है, 3 बातें हो गई। चौथा देखो, राइट ऑल टू इम्प्रेस द रीडर एंड हेल्प देम। और ये आपके पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि कौन किस तरह लिख रहा है। ठीक है, ये आपकी खुद की क्वालिटी है कि आप कितना अच्छा लिख रहे हो और सामने वाले को इम्प्रेस कर रहे हो। ठीक है, देखो, टीचर, स्कूल टीचर जो है ना, वो मान लो अगर 20 पेपर चेक कर रही है, तो 20 पेपर में से सिर्फ 3-4 ही होते हैं जिनको पढ़कर वो इम्प्रेस हो सकती है। और क्यों हो सकती है? सिर्फ उस बच्चे का आर्टिकल पढ़ना उन्हें अच्छा लगेगा जिसने प्रॉपर पैटर्न यूज किया है, वर्ड्स अच्छे यूज किए हैं, ग्रामर अच्छी यूज की है, और उसको टॉपिक की नॉलेज है। सबसे मेन बात, सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज ही है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे उसमें? कुछ होगा भी उस आर्टिकल में? नहीं होगा। ठीक है, नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको कलेक्ट जरूर करनी है। इसके बाद मेक योर व्यूज यूनिक एंड स्पेसिफिक। बिल्कुल, आपको अपनी सोच, अपने व्यूज, अपने थॉट्स सबसे यूनिक रखने हैं, ताकि
जो पढ़ रहा है उसका ध्यान थोड़ा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, आपके आर्टिकल की तरफ। लिखने के बाद रीड, रिवाइज एंड रिपीट, उसको एक बार रीचेक कर लो, कहीं आपने कोई गलत वर्ड यूज तो नहीं किया या रिपीट तो नहीं कर दिया, ठीक है, वो सब रिवाइज करना चाहिए। कभी कभी होता है हमें क्रॉस चेक करते टाइम पे मिस्टेक्स मिलती है। क्रॉस चेक द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अवॉइड अननेसेसरी एंड रिपीटेड लाइंस। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि वर्ब की या टेंसेस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यानी टॉपिक अगर पास्ट का है तो उसमें पास्ट की ही वर्ब यूज करनी है, प्रेजेंट का टॉपिक है तो प्रेजेंट की वर्ब यूज करनी है। कोई भी अननेसेसरी रिपीटेशन नहीं करना है, यानी कि लाइंस को बार बार नहीं लिखना है। पता है कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि पेज भरने हैं, टीचर को क्या पता चल रहा है, टीचर रीड नहीं करेंगे, इसलिए पेज भर दो ज्यादा से ज्यादा। तो वो क्या करते हैं कि जो लाइन शुरू में लिखी है वही लाइंस लास्ट में लिख देते हैं, है ना, या कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हैं या क्वेश्चन ही उतार देते हैं उसमें, है ना, क्वेश्चन को ही कॉपी कर दिया। तो टीचर इतना बेवकूफ नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, कोई भी लाइन, किसी भी लाइन को रिपीट नहीं करना है, और आपको फैक्ट पता होना चाहिए इसके बारे में। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल को देखना और समझना। देखो, आप लोग ये देखना कि यहाँ पे जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है या नहीं, है ना। कुछ चीजें होंगी इसमें। देखो, आपको टॉपिक दिया हुआ है हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, ठीक है। हेल्थ और फिटनेस, ये जनरल सा टॉपिक है, आप लोग जानते भी हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अब देखो, सबसे पहले हमने हेल्थ के बारे में बताया। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं मैं, अगर आपको कोई सोशल टॉपिक मिला है तो उससे रिलेटेड अगर आप कोटेशन कोई जानते हो, कोई फ्रेज या कोई कोटेशन, कोई लाइन अच्छी सी, तो वो आप लिख सकते हो सबसे पहले, ठीक है। और टीचर उसको देखकर काफी इम्प्रेस हो सकता है, ये बात सच है, क्योंकि टीचर ये जान पाएगा कि बच्चे को फ्रेजेस भी आते हैं, उसको कोटेशंस की भी नॉलेज है ना, तो ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे देखो, इसमें आया हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, तो आपने स्टार्ट किया, वी नो दैट, हम जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, है ना, स्वास्थ्य ही धन होता है। गुड हेल्थ एंड फिटनेस इज डिपेंड्स ऑन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ फूड इनटेक। फिटनेस किस पर डिपेंड करती है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, यानी आसपास का क्या माहौल है, एयर क्लीन है या नहीं है, प्लांट्स कैसे हैं, ज़्यादा गंदगी तो नहीं है, ठीक है। और क्वालिटी क्या है, जिस फूड को हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, वो पॉल्यूट तो नहीं है, अच्छा फूड है, फ्रेश है या नहीं। इन दो चीज़ों पर हमारी फिटनेस डिपेंड करती है। अगर हमने थोड़ा गलत फूड खा लिया है, ठीक है, तो उससे हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, या हमारे आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है, तो भी हमारी हेल्थ पर असर पड़ेगा। तो इन दो चीज़ों से हेल्थ पे असर पड़ता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग अवर हेल्थ एंड फिटनेस, अब देखो और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे देखो, अब एक चीज़ समझना आप लोग, यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा, फिजिकल एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है, सिर्फ नाम लिखा है, लेकिन इसी चीज को ना नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन कैसे, देखो, आपको भी यही करना है, फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आगे उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कोशिश करना है एग्जैक्टली रिपीट ना हो, लाइन सेम ना हो, थोड़ी सी अलग हो। क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारण होते हैं हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने वाले। वी लिव इन विलेज, टाउन्स एंड सिटीज, हम सभी देखो, कोई शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है। और फिजिकल एनवायरनमेंट्स अफेक्ट अवर हेल्थ, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, यानी कि चेंज करता है। आवर डे टू डे हैबिट्स ऑल्सो अफेक्ट आवर फिटनेस, बिल्कुल हमारी आदतें जो हैं डेली की, उनसे भी हमारी फिटनेस पता चलती है।
कि हमें आदत है या नहीं एक्सरसाइज करने की, फूड अच्छा लेने की, ठीक है, जॉगिंग करने की। अगर हैबिट्स अच्छी हैं हमारी तो फिटनेस भी रहेगी। द क्वालिटी ऑफ फूड, एयर, वाटर ऑल हेल्प्स इन बिल्डिंग अवर फिटनेस लेवल, है ना। हमारा फूड प्योर होना चाहिए, एयर अगर प्योर है, वाटर अगर प्योर है, इनकी अच्छे होने से, इनकी क्वालिटी अच्छी होने से हमारी फिटनेस भी अच्छी होगी। ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो कि डाइट का क्या रोल होता है। रोल ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट ऑन अवर हेल्थ एंड फिटनेस। बिल्कुल, हमारा फूड किस तरह हमारी फिटनेस को मतलब फिटनेस को बताता है। जैसे वी शुड टेक न्यूट्रिश फूड, हमें न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, है ना, यानी कि अच्छा फूड। फूड रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन से भरा हुआ फूड होना चाहिए। देखो साइंस आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोग जानते हो बैलेंस डाइट क्या होती है ना। बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स हो। ठीक है। और जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो वो आप फूड से रिलेटेड इसमें लिख सकते हो कि फूड ऐसा जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट हो, इज वेरी एसेंशियल, वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ के लिए या मसल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत हेल्दी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एनर्जी इन परफॉर्मिंग वेरियस टास्क। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? हेल्प इन बिल्डिंग बोन्स, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में। जैसे विटामिन डी होता है ना, आपकी बोन्स के लिए अच्छा होता है। फॉस्फोरस आपकी बोन्स के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं। ठीक है। एंड बूस्टिंग अवर इम्यून सिस्टम, और जो आपका इम्यून सिस्टम है यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो स्ट्रॉन्ग कौन करता है? मिनरल्स और विटामिन। कहते हैं ना विटामिन सी खाना चाहिए, विटामिन सी खाने से इम्यूनिटी अच्छी होती है। और विटामिन सी किस में मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स में, यानी कि खट्टे फलों में या खट्टी सब्जियों में। ठीक है। जैसे दही, नींबू, टमाटर, इन सब में। तो ये आपके न्यूट्रिशन के बारे में था। अब आप एक्सरसाइज का भी लिख सकते हो। अच्छा, इसमें और लिखा हुआ है फूड के बारे में ही। देखो, हाउएवर टेकिंग फूड इज इम्प्रॉपर क्वालिटी इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। अगर हम इम्प्रॉपर क्वांटिटी में ले रहे हैं फूड, मतलब अगर हमने, हमारी बॉडी को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए और कार्बोहाइड्रेट कम चाहिए, फैट कम चाहिए, और आप उल्टा कर रहे हो, आप फैट ज़्यादा ले रहे हो, प्रोटीन ले ही नहीं रहे हो, तो अगर आप इम्प्रॉपर क्वांटिटी में फूड ले रहे हो तो वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए उतना लो। देखो, किसी भी चीज़ की जो मतलब कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अगर प्रोटीन अच्छा है तो लिमिटेड अमाउंट में अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोटीन ही प्रोटीन खा लिया। हर चीज़ को प्रॉपर अमाउंट में लेना है, जितनी बॉडी को चाहिए उतना लेना है। ठीक है। टेकिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, यानी कि न्यूट्रिशंस को प्रॉपर अमाउंट में लेना ही बैलेंस डाइट होता है। टेकिंग अ बैलेंस डाइट की बॉडी एंड माइंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। बिल्कुल, एक बैलेंस डाइट रहने से, खाने से आपकी बॉडी और माइंड स्ट्रॉन्ग रहता है, हेल्दी रहता है, अच्छे से वो काम करेगा, फंक्शंस करेगा, तो आप अपने और अदर फंक्शंस भी कर पाओगे। ठीक है। गुड फूड हेल्प्स इन बेटर स्लीप। बिल्कुल, अच्छा फूड खाने से आपको नींद अच्छी आती है और ब्रेन अच्छे से फंक्शनिंग करता है। एंड हेल्दी बॉडी वेट, और बॉडी का वेट भी हेल्दी रहता है। अगर आप पता है ज़्यादा फैट खा लोगे ना तो बॉडी का वेट बढ़ जाएगा, और इसको ओवर वेट कहा जाता है या ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा। ठीक है। और आप इसमें क्या लिख सकते हो वेजिटेबल्स के बारे में कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, उनमें मिनरल्स होते हैं। ठीक है। फ्रूट्स खाने चाहिए, पल्सेस यानी कि दाल खानी चाहिए, ये गुड रिसोर्स है प्रोटीन के। ठीक है। हेल्दी फूड हैबिट्स प्रिवेंट वेरियस डिसीजेस। अब हेल्दी फूड से क्या फ़ायदा होता है वो लिख सकते हो कि हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ठीक है। कोई भी बीमारी हमें नहीं लगेगी क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा।
रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फैट इन द डाइट प्रिवेंट्स कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज। बिल्कुल, अगर हमारे डाइट में फैट कम है तो अच्छी बात है, क्योंकि फैट ज़्यादा होगा तो हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और हार्ट डिसीजेज हो सकती हैं। आपने देखा है कि दिल से रिलेटेड बीमारी जो है ना वो मोटे लोगों में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए फैट को लिमिटेड अमाउंट में ही लेना चाहिए। देखो, फैट को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम कर दो। अगर बिल्कुल भी फैट नहीं लोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। हर चीज़ को प्रॉपर अमाउंट में लेना है। अब ये समझो कि एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है। देखो, हम देख रहे हो आप लोग, हम हेल्थ से रिलेटेड ही लिख रहे हैं, लेकिन पहले हमने लिखा फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे हेल्प करता है ना। उसके बाद हमने देखा कि फूड का क्या रिलेशन है हमारी हेल्थ पर। फिर हमने देखा कि अब एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखो। तो इस तरह आप ना टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनको कलेक्ट करके लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए, आइडिया जरूर होना चाहिए। अब देखो, रूटीन एक्सरसाइज हेल्प्स इंप्रूव्स आवर मसल्स, है ना। जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, और एक्सरसाइज हेल्प करती है गुड ऑक्सीजन सप्लाई में, है ना, और ब्लड फ्लो भी अच्छा रहता है। हार्ट और लंग्स जो है वो अच्छे से काम करते हैं, और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और पेन फ्री होते हैं, यानी कि दर्द नहीं होता। ठीक है। डेली हमें एटलीस्ट 20 मिनट्स जो है एक्सरसाइज पर स्पेंड करने चाहिए। कम से कम 20 मिनट डेली एक्सरसाइज करो। डेली मॉर्निंग वॉक से आपकी फिटनेस लेवल बढ़ जाती है। एक्सरसाइज जो होती है वो हमारे फैट को बर्न करती है, यानी मोटापा नहीं बढ़ने देती। और वेरियस आउटडोर गेम्स भी हम खेल सकते हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। और रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी का शेप भी अच्छा रहता है। हाँ, अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप मेडिटेशन और योगा से रिलेटेड भी लिख सकते हो। ठीक है, बस 2-3 मिनट और फिर मैं क्लास ओवर करूँगी। ये देख लो, इसको फिनिश करते हैं पहले। मेडिटेशन, योगा और हेल्थ, इनका क्या संबंध होता है ये भी लिख सकते हो, कि मेडिटेशन और योगा जो है वो हमारे एंशियंट यानी बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। जो ऋषि मुनि थे वो करते थे। और दे नॉट ओनली मेक अ फिजिकल, वो सिर्फ फिजिकल ही फिट नहीं रहते थे, यानी सिर्फ बॉडी ही फिट नहीं थी बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग थे, यानी कि उनका माइंड अच्छे से काम करता था, अच्छा सोचते थे, है ना, वो सब। मेडिटेशन इंप्रूव करता है हमारा कंसंट्रेशन लेवल, हमारा फोकस लेवल जो है फोकस अच्छे से बनाता है। ठीक है, आवर माइंड गेट्स रिलैक्स्ड, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और पॉजिटिव सोचने लगता है। किससे? योगा और मेडिटेशन से। योगा हमें स्ट्रेस फ्री करता है, टेंशन फ्री करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अलग अलग आसन होते हैं, आप ये भी लिख सकते हो। और आप ये भी लिख सकते हो कि विच आसन इज बेस्ट फॉर फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, है ना। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन से आसन अच्छे हैं, स्किन के लिए कौन से अच्छे होते हैं। तो ये आप लोग सर्च करके लिख सकते हो। पहले पढ़ो, पॉइंट्स इकट्ठे करो, फिर लिखो। ठीक है। विद योगा अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद नेचर, है ना, प्रकृति से अच्छे संबंध बनते हैं हमारे। और मेडिटेशन जो है वो बेस्ट वे होता है डिप्रेशन को फाइट करने के लिए, है ना। डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं ना, अगर उनको मेडिटेशन कराया जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। अब फाइनली है कंक्लूजन, कि टॉपिक से रिलेटेड कंक्लूजन क्या रहा आपका वो देखो। अ पर्सन स्टेज हैप्पियर व्हेन ही इज फिट एंड हेल्दी। बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर इंसान फिट और हेल्दी है तो वो खुश रहेगा, है ना। अ फिट एंड हेल्दी पर्सन रेयरली सफर, बहुत ही रेयर होता है उसे बीमारी हो जाए, है ना। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, और उसे हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट अटैक के भी चांसेस नहीं होते। और इंक्रीज्ड इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी हो जाती है। और इंटेंसिटी जो है, फ्रैक्चर्स नहीं होते हैं बॉडी में, ना ना ही कोई बीमारी होती है रेगुलर एक्सरसाइज करने से। जैसे अगर आप डेली एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना पीना करो, तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और कोरोना जैसी बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है, तो
ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस पहले तो इस रिकॉर्डिंग को देखना आप ज़रूर क्लास के बाद, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इनमें से एक टॉपिक दूंगी, इनमें से मैं आपको टॉपिक देती हूँ, अभी नोट कर लेना, जिसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। और लिखने से पहले आप लोग गूगल करोगे, सर्च करोगे पॉइंट्स, उसके बाद लिखोगे। और सेम टू सेम कॉपी मत करना, मैं एक बार फिर बोल रही हूँ। जो 8वां है ना, 8th, आपको मैं अभी 8th दे रही हूँ। वैसे ये सारे टॉपिक्स, आप एक काम करो, इन सभी टॉपिक का स्क्रीनशॉट लो अभी के अभी, अभी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ले लिया है सभी ने? ठीक है, नहीं लिया तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ले लेना। और अभी जो 8वां टॉपिक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, आपको ये करने हैं, ठीक है। यानी मोबाइल फोन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, यानी क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो आपको लिखने हैं। और इसके लिए आप पहले गूगल करना, पॉइंट्स कलेक्ट करना कि क्या क्या फायदे होते हैं, वैसे आप लोग जानते भी हो, लेकिन एग्जैक्टली और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आप लोग लिख देना, ठीक है। और पैटर्न का ध्यान रखना, मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। इस पीडीएफ को भी मैं आपके स्टडी मटेरियल में अपलोड कर देती हूँ, ताकि वहां से आप लोग पढ़ सकें, ठीक है। तो कल जो है, कल तो नहीं, आज शाम तक आप लोग मुझे सेंड करोगे इस टॉपिक को, ठीक है। और जिसका नहीं आएगा, कल की क्लास में नहीं लेने दूंगी उसको, यही आपका होमवर्क है और सबको करना है, ठीक है। और डेली, ये डेली हम एक ना एक टॉपिक जरूर लेंगे। आज के लिए हम ले रहे हैं 8th, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या टॉपिक का नाम ही लिख लो, छोटा सा है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है। क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो बस यही है आपका चैप्टर, ये जो टॉपिक था ये फिनिश हो गया है। और आप लोग, आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से, ठीक है। आप लोग लीव कर सकते हो।